बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे पत्थर के टकराने से टूट जाता है शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यदि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज से आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। क्योंकि केमिस्ट्री न समझने का यह अर्थ है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक पॉइंट, जिसका नाम है परमाणु और अणु, जिसे कि इंग्लिश में एटम और मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम लोग परमाणु के विषय में जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे कि परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे एटम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमाणु का इतिहास, कि सबसे पहले परमाणु के विषय में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो क्या क्या बताए हैं। तो सबसे पहला नाम आता है परमाणु के लिए महर्षि कणाद का। इनका नाम आता है महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद जो है एक भारतीय दार्शनिक है। ये क्या है? भारतीय दार्शनिक। और महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका नाम है परमाणुस। कौन सा शब्द है वह शब्द है परमाणुस। और यह परमाणुस जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सबसे छोटा कण। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा कण। तो आप लोग सबसे पहले इसी बात को याद कर लीजिए कि सबसे पहले परमाणु के विषय में परमाणुस शब्द का प्रयोग लगभग 600 ईसा पूर्व में, सोच के देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व यानी कि आज से 2700 साल पहले एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु के विषय में बताया। और उन्होंने परमाणु के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग किया। और परमाणु संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है? सबसे छोटा कण। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के विषय में बताया था? तो आप क्या बताइएगा? महर्षि कणाद ने। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि महर्षि कणाद ने परमाणु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तब आप क्या बताइएगा? परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। परमाणु शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और परमाणु का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है सबसे छोटा कण। अब इसी समय यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है डेमोक्रिटस। क्या नाम है? डेमोक्रिटस। और ये जो डेमोक्रिटस मैंने लिखा, ये ग्रीक दार्शनिक है। कहां के दार्शनिक है? ग्रीक दार्शनिक। और इन्होंने यानी कि डेमोक्रिटस ने एटम के लिए, ये जो एटम मैंने लिखा है, एटम के लिए सबसे पहले एटोमोस शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? एटोमोस शब्द का प्रयोग किया था। और यह एटोमोस वर्ड जो मैंने लिखा है यह ग्रीक वर्ड है, यह ग्रीक भाषा का वर्ड है। और इसका एटोमोस जो मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटम के लिए सबसे पहले एटोमोस शब्द का प्रयोग किसने किया? आप क्या बताइएगा? डेमोक्रिटस। नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आप याद करिए, डेमोक्रिटस।
डेमो क्लास। आप कोचिंग जाते होंगे शुरू शुरू में, तो डेमो क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर करते होंगे। तो फिर डेमोक्रिटस याद रखिएगा, डेमो से कौन चीज? डेमोक्रिटस। तो उम्मीद है कि आपको डेमोक्रिटस वर्ड याद हो गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहां से किस तरह से पूछा जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस ग्रीक दार्शनिक ने परमाणु के विषय में बताया या फिर एटम के विषय में बताया? तो आप क्या बताइएगा? डेमोक्रिटस। आपसे पूछा कि डेमोक्रिटस ने एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो आप क्या बताइएगा? एटोमोस। और एटोमोस का मीनिंग क्या होता है? अविभाज्य। अविभाज्य का अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। अविभाज्य का अर्थ होता है जिसे विभाजित करना संभव नहीं है। तो ये दोनों वैज्ञानिक ने प्राचीन समय में एटोमोस के विषय में कुछ बताया था। अगर हम लोग बात करें कि परमाणु की खोज की, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि परमाणु की खोज किसने की, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है। बहुत सारे लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि एटम की खोज किसने की। आप पूछेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज किसने की, तो बता देंगे। लेकिन अगर आप यह पूछेंगे कि एटम की खोजकर्ता कौन है, परमाणु की खोजकर्ता कौन है, तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है। लेकिन आप जान लीजिए कि एटम के जो खोजकर्ता हैं ये जॉन डाल्टन है। कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के विषय में सबसे पहले 1803 ईस्वी के आसपास विस्तृत जानकारी दिया था। इसलिए जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का खोजकर्ता तो माना ही जाता है, साथ ही साथ परमाणु का खोजकर्ता भी माना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि परमाणु की खोज किया था जॉन डाल्टन ने। लेकिन ये जो एटम शब्द है, इस एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एटम शब्द जो दिया गया, इस शब्द का प्रतिपादक कौन है? एटम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तब आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा ओस्टवाल्ड। सबसे पहले ओस्टवाल्ड महोदय ने एटम शब्द का प्रयोग किया था। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर याद रखिएगा। आपसे इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। महर्षि कनान वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद एटम शब्द का प्रयोग रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ओस्टवाल्ड ने। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे चलकर डेमोक्रिटस का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने किया। यह सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो परमाणु के विषय में हमने कुछ इतिहास जाना। अगर अब हम लोग अणु की बात करें तो अणु को इंग्लिश में कहा जाता है मोलिक्यूल। क्या कहा जाता है? मोलिक्यूल कहा जाता है। और ये जो अणु शब्द है, यह क्वेश्चन भी रेलवे 2018 में पूछा जा चुका है। अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया? आप देखिएगा अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही ग्रीक दार्शनिक जो डेमोक्रिटस ने लिखा है, इन्होंने किया था। किन्होंने किया था? डेमोक्रिटस नाम के व्यक्ति। तो यह बात बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो जो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया जाता है, उसके पूछ जाने की संभावना बार बार होती है। तो याद रखना है आप लोगों को कि अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डेमोक्रिटस ने किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अणु किसे कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जब बहुत सारा परमाणु मिल जाता है तो उसी के समूह को ना हम लोग अणु कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। एक परमाणु का जो परिभाषा है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अणु का जो परिभाषा है, यह सबसे पहले किसने दिया? तो एक रसायन शास्त्री है जिनका नाम है एवोगाद्रो। क्या नाम है? एवोगाद्रो। तो एवोगाद्रो महोदय ने सबसे पहले अणु का डिफिनेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। किन्होंने कहा था? एवोगाद्रो ने कहा था। तो इतना बात उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। इन सभी बातों को आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे चीजों को बताऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूं कि अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया कि परमाणु के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? महर्षि कनान ने। वो कहाँ के दार्शनिक हैं? तो भारतीय दार्शनिक है। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि परमाणु के लिए एटम शब्द का एटोमोस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया,
तो एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया। परमाणु की खोज किसने किया? तो परमाणु की खोज किया जॉन डाल्टन ने। परमाणु शब्द यानी कि एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने किया। उसके बाद अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया डेमोक्रिटस ने। उसके बाद परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, यह बात सबसे पहले किसने बताया? ये बात सबसे पहले बताया एवोगाड्रो महोदय ने। तो ये सभी बातें आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं जहां भी स्क्रीनशॉट करने के लिए कहूंगा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसको नोटबुक में जरूर लिखिएगा। नोटबुक में नहीं लिखिएगा तो फिर वीडियो देखने से आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए तो आपको याद रह भी जाएगा, लेकिन बाद में फिर इन सभी चीजों को आप भूल जाइएगा। तो जरूर मेरी बात को आप माने। वीडियो जब समाप्त हो जाए तो स्क्रीनशॉट आपको मोबाइल में रहेगा ही, उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार रिविजन कीजिएगा। रिविजन जितना अधिक कीजिएगा आपका केमिस्ट्री उतना ही स्ट्रांग होगा। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो रिविजन करना बहुत अधिक जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं परमाणु और अणु के विषय में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्व शब्द का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे और तत्व के साथ साथ यौगिक शब्द का नाम भी आप लोग सुने। अगर नहीं जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं और किसे कहते हैं तो लोग जान लीजिए। आपने सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इन सब चीजों का नाम जरूर सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब तत्व है। तो तत्व उसे कहा जाता है जिसे कि हम अगर तोड़े तो हमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिले। जैसे कि अगर आपके पास कुछ सोना है और उस सोना को अगर आप 1,00,000 टुकड़ा में भी डिवाइड कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा, तो वह सोना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सोना को आप तोड़िएगा तो उसमें से चांदी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोना को तोड़िएगा तो उसमें से एल्युमिनियम निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आप आभूषण को तोड़वाइएगा, जो आभूषण घर पे होता है, तो उसमें आभूषण में तांबा मिक्स रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल सोना होता है उसमें किसी भी चीज का मिक्सचर नहीं होता है, वह सिर्फ सोना होता है। और सोना को आप तोड़िएगा तो आपको सोना ही प्राप्त होगा। अगर आप चांदी के, जैसे चांदी के पायल जरूर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति के होगा, तो अगर आप चांदी के पायल है, वो पायल को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि मतलब चांदी प्राप्त होगा, उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर हम तत्व को तोड़ेंगे तो वही चीज प्राप्त होगा, कोई दूसरा चीज हमको उसमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा होता है यौगिक, कि यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। इसका यह मतलब है, जैसे कि जल का नाम आप लोग सुने होंगे कि जल का सूत्र H2O होता है। तो जल मतलब H2O, लेकिन अगर हम जल को तोड़ेंगे, तोड़ को उसको अलग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें हाइड्रोजन ही प्राप्त होगा, ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। तो हम एक चीज जल को तोड़े तो हमें 2 चीज प्राप्त हुआ। तो देखिए हम लोग क्या, यौगिक को तोड़ेंगे तो 2 या 2 से अधिक चीज हमें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जब तत्व को तोड़ेंगे तो हमें 2 चीज भी प्राप्त नहीं होगी, केवल एक चीज ही प्राप्त होगी। सोना को तोड़ेंगे तो सोना ही प्राप्त होगी, तांबा को तोड़ेंगे तो तांबा ही प्राप्त होगी, चांदी को तोड़ेंगे तो चांदी ही प्राप्त होगी, एल्युमिनियम को तोड़ेंगे तो एल्युमिनियम ही प्राप्त होगी, सोडियम को तोड़ेंगे तो सोडियम ही प्राप्त होगी। तो तत्व कहने का मतलब कि जिसको तोड़ना, अगर तोड़ना संभव है लेकिन हम उसको तोड़ कर कोई अन्य पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यौगिक कहने का यह मतलब है कि जिसको हम तोड़े तो 2 या 2 से अधिक चीज भी प्राप्त कर ले। तो उम्मीद है कि तत्व आप समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तत्व की सबसे छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उसी प्रकार से यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आपको पता है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या फिर यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बहुत अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि तत्व की सबसे छोटी इकाई को हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। और यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। तो ये बात आपको याद हो गया होगा। तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा?
परमाणु। यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहिएगा? अणु। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि परमाणु और अणु से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है? परमाणु पाया जाता है कि अणु पाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं पाया जाता है, जबकि अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे पूछा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दे देगा परमाणु, बी में देगा अणु, सी में देगा दोनों, डी में देगा दोनों में से कोई नहीं। तो आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि स्वतंत्र अवस्था में अणु पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाया जाता है, तब क्या बताइएगा? परमाणु। ठीक है। ऐसे भी अगर देहाती भाषा में आप समझना चाहते हैं तो देखते होंगे गांव देहात में किसी व्यक्ति को बेटा है तो वह दो प्रकार का होता है। एक बेटा ऐसा होता है जिसको घर से मतलब रहता है, वो अपने माता पिता के आदेश के अनुसार काम करता है ना, जिसको हम लोग सुत्थर बेटा कहते हैं, कहते हैं कि ये बहुत सुपुत्र है ना, सुपुत्र ना कहते हैं। तो वो जो सुपुत्र बेटा होता है वो अगर थूको फेंकने जाएगा तो पूछ के जाएगा कि पापा थूक फेंकने जाए? थूक फेंकना नहीं, मतलब कोई काम कर रहा हुआ तो हम मजाक में बोल दिए। लेकिन जो कुपुत्र बेटा होता है उसको माता पिता से कोई मतलब नहीं, उसको रात में अगर कहीं नाच हो रहा है तो चल जाएगा देखने के लिए, माता पिता का कोई मतलब नहीं। माता पिता पूछेंगे तो माता पिता को उल्टे डांट देता है। ठीक है। तो उसी तरह की बात यहाँ ये जो परमाणु है ना, इस सुपुत्र बेटा है, अणु जो है ये कुपुत्र बेटा है। बात समझ रहे हैं? सुपुत्र कुपुत्र कहने का ही मतलब कि परमाणु सुपुत्र है तो सुपुत्र है तो इन्होंने बउआएगा ही नहीं, बउआएगा यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। अणु कुपुत्र है तो इन्होंने बवाल चलेगा, किसी के साथ दारू पी लेगा, गांजा पिएगा, इन्होंने मारपीट करेगा, तो एक कुपुत्र में काउंट आएगा। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में परमाणु पाया जाता है लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यह भी आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, कोई भी यौगिक का निर्माण जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया से होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है कि अणु भाग लेता है? तो अब आप ही बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये मान लीजिए कि कोई अच्छा काम है ना, किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए कि शादी ब्याह में जाना है, तो शादी ब्याह में जाना है तो आप किसको भेजिएगा? मतलब सुपुत्र बेटा के भेजिएगा कि कुपुत्र बेटा के भेजिएगा? तो आप सिंपल सी बात कहिए कि अगर कुपुत्र के भेज देंगे तो घर के नाम हंसवा देगा, जाएगा वहां दारू पी के बराती में मारपीट कर लेगा, तो वहां काम घबरा जाएगा। तो हम लोग किसको भेजना चाहेंगे? सुपुत्र को भेजना चाहेंगे। तो सुपुत्र कौन है? सुपुत्र परमाणु है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें परमाणु भाग लेता है और अणु भाग नहीं लेता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में अणु पाया जाता है लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर हम लोग बात करें आकृति की, तो ये जो परमाणु जो होता है इसकी आकृति गोलाकार होती है। किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा उसकी आकृति कैसी होगी? उसकी आकृति गोलाकार होगी। लेकिन अणु जो होता है इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, तो आप इसकी आकृति को अनियमित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनियमित कह सकते हैं। ठीक है। तो इधर मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो आंख बंद कर लीजिए आप लोग, अब बोलिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु। अणु यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे अणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु पाया जाता है कि अणु पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में अणु पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेता है कि परमाणु भाग लेता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। अणु की आकृति कैसी होती है? तो अणु की कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, यानी कि इसकी आकृति अनियमित होती है। परमाणु की आकृति कैसी होती है? तो परमाणु की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? वह होती है गोलाकार। ठीक है।
तो अब हम लोग अणु के विषय में कुछ और बातों को जान लेते हैं। अणु के प्रकार अब हम लोग जानते हैं कि अणु के प्रकार किस तरह से डिवाइड होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अणु के प्रकार में लिखा है, अणु जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एक परमाणु अणु, जिसे कि इंग्लिश में मोनो एटॉमिक कहा जाता है। आप अणु के लिए मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है द्विपरमाणु अणु, जिसे कि इंग्लिश में डाइटॉमिक बोलते हैं। तीसरा है त्रिपरमाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइटॉमिक। चौथा है चतुष्परमाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक। और पांचवा है बहुपरमाणु, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो आप हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इन सब चीजों को याद करना है, क्योंकि ये सब चीज कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी भाषी स्टूडेंट है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। केमिस्ट्री में कहीं भी अगर मोनो वर्ड देख लीजिए, इसका मतलब आप समझिए कि एक है। डाई का अर्थ होता है 2, ट्राई का अर्थ 3, टेट्रा का 4 और पॉली का मतलब बहुत होता है। ये सब चीज आगे भी यूज में आएगा जब हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे और उसमें तत्वों का नाम लिखना, यौगिकों का नाम लिखना सीखेंगे, तो उसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली सब का खूब यूज आएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि एक परमाणु अणु किसे कहते हैं, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुष्परमाणु और बहुपरमाणु अणु किसे कहते हैं। देखिए, अक्रिय गैस के विषय में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि 6 अक्रिय गैस होते हैं, जिसमें कि हीलियम होता है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, ये सब भी होता है, रेडॉन, ये सब होता है। 6 अक्रिय गैस होते हैं। तो देखिए, हीलियम में आप कहीं देखे हैं आज तक किसी बुक में कि He2 लिखल हो, चाहे He3 लिखल हो। आर्गन के Ar3, Ar5 ऐसा लिखा देखे हैं? ऐसा लिखा आप नहीं देखते। अक्रिय गैस जो होते हैं हमेशा मतलब इसमें एक ही परमाणु हमेशा उपस्थित होता है, 2, 3, 4 ऐसा उपस्थित कभी भी नहीं होता है। इसका यह मतलब हुआ कि इस सब में एक परमाणु है। तो ऐसा कोई भी तत्व जिसमें सिर्फ एक परमाणु हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक। उसके बाद द्विपरमाणु की अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसको डाइटॉमिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है H2O2N। तो आप अपने से देखिए कि हाइड्रोजन में क्या परमाणु है? हाइड्रोजन में 2 परमाणु है। ऑक्सीजन में क्या है? तो एगो में 2 है। नाइट्रोजन में क्या है? एगो में 2 है। तो ऐसा कोई भी तत्व जिसमें 2 परमाणु उपस्थित हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे डाई एटॉमिक। क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। तो यह बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये सबसे क्वेश्चन ना रेलवे के एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आपको कोई एग्जाम्पल लिख देगा, कहे आप पहचानिए कि यह जो है एक परमाणु है कि द्विपरमाणु है कि त्रिपरमाणु है कि चतुष्परमाणु है कि बहुपरमाणु है। ठीक है, तो इस सब चीज को आप नहीं समझिएगा तो फिर बनेगा नहीं। मत समझिए कि सब इसी हम पढ़ा रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम पिछले बार हुआ था, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से जरूर पढ़िए और समझिए। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा या फिर से बताऊंगा। ट्राई एटॉमिक, इसमें देखिए O3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 परमाणु है। तो O3 ओजोन का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। तो O3 यानी कि ओजोन जो है क्या हो गया? वो त्रिपरमाणु हो गया। H2O, देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो H2O में टोटल क्या परमाणु हो गया? 3 परमाणु हो गया। तो ये 3 परमाणु हुआ, इसलिए H2O जो है वह त्रिपरमाणु अणु कहलाएगा। उसके बाद इसमें देखिए NH3 को देखिए, तो इसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु। देखिए, ये बात आप जानते हैं ना कि जहां कुछ भी न लिखा जाता है उसका मतलब 1 होता है। N के बगल में कुछ ना लिखा का मतलब क्या है? यहाँ 1 लिखा है। तो 1 का 3 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि NH3 जो है वह टेट्राएटॉमिक है, यानी कि चतुष्परमाणु है। बात समझे कि ना समझे? आगे देखिए, आगे है पॉलीएटॉमिक, जिसमें 4 से अधिक परमाणु उपस्थित रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। इसको काउंट कीजिए। देखिए, हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु है, सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन के 4 गो। तो 4 1 5 2 7। तो ये H2SO4 जो हुआ, 4 से ज्यादा हुआ, इसमें परमाणु भी कम हुआ, 4 से ज्यादा हुआ। तो इसका यह मतलब है कि पॉलीएटॉमिक है। इसी तरह से HNO3 को भी काउंट कर लीजिए।
इसमें हाइड्रोजन के एक है, नाइट्रोजन के भी एक है, तो एक है तो 2 हो जाएगा, तो फिर ऑप्शन के 3, तो 5 हो गया, तो 4 से ज्यादा हुआ कि ना हुआ, तो ये सब आ जाएगा पॉली एटॉमिक में। ठीक है, अब देखिए ये 5 जो प्रकार है ना, इस पांचों प्रकार को आप 2 रूप में विभाजित कर सकते हैं। कितने रूप में विभाजित कर सकते हैं? 2 रूप में। एक होता है होमो एटॉमिक और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, जैसे कि यही सब मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि इसमें से कोई ऐसा है जो हेट्रो एटॉमिक है, तो अक्रिय गैस में कोई भी नहीं है जो हेट्रो एटॉमिक है। देखिए हेट्रो का मतलब ये हुआ कि जो 2 प्रकार के तत्व से मिलकर बना, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व होगा ना, वो सब हेट्रो एटॉमिक के अंदर आएगा। और जिसमें जो समान तत्व से मिलकर बना हुआ है, इसे देखिए O2, तो इसमें O2 है तो O ही है 2 बार, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? होमो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए O3, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, और कोई इसमें तत्व है नहीं है, तो इसका यह मतलब हुआ कि O3 भी क्या हो गया? हो गया होमो एटॉमिक। लेकिन अगर NH3 की हम लोग बात करेंगे तो NH3 में देखिए नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो नाइट्रोजन के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो 2 किस्म के तत्व से मिलकर बना कि ना बना? तो जो 2 किस्म के तत्व या 2 से अधिक किस्म के तत्व से मिलकर बना रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोएटॉमिक बोलेंगे। अब आप बताइए कि SO3 जो होगा वो होमो एटॉमिक होगा कि हेट्रोएटॉमिक होगा? तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि इसमें वो सल्फर भी है, ऑक्सीजन, सल्फर के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, यानी कि 2 किस्म के तत्व से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हेट्रोएटॉमिक हो जाएगा। H2SO4 क्या होगा? होमोएटॉमिक की हेट्रोएटॉमिक, तो इसमें तो और 3 होगा, हाइड्रोजनो है, सल्फरो है, ऑक्सीजनो है, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोएटॉमिक होगा। HNO3 क्या होगा? यह भी हेट्रोएटॉमिक होगा। तो उम्मीद है कि आप होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक की समझ पाए होंगे। एक ही तत्व अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोएटॉमिक, अगर 1 से अधिक तत्व रहेगा, यानी कि 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक। इतना चीज जानने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, परमाणुकता परमाणुकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणुकता क्या होता है, इससे क्वेश्चन 2018 के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम इंग्लिश से बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो देखिए परमाणुकता आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि NH3 की परमाणुकता क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें जितना परमाणु है ना उसको सिर्फ गिन लीजिए। तो नाइट्रोजन के कितना परमाणु इसमें है? 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितना है? 3 है। तो बस 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 4, इसका क्या हो गया? परमाणुकता। बोलिए बहुत आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। अब आप लोग H2SO4 के बताइएगा, H2SO4 जो है इसकी परमाणुकता क्या होगी? आपको गिनती तय करता है, अगर गिनती ना आता है तो कला कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, बंद कर दीजिए, गिनती सब आदमी का आता होगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर के यहाँ 1 है, तो ये 2 सल्फर के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 4, इस सब को जोड़ दीजिए, 2 आए 3 आता 7। तो H2SO4 की परमाणुकता क्या हो गई? 7 हो गई। तब परमाणुकता निकालना आप लोग सीखे कि ना सीखे? बोलिए, कमेंट करके बताइए कि हम परमाणुकता निकालना अगर आप सीख गए तो यस लिख के कमेंट कीजिए, अगर नहीं सीखे हैं तो नो लिख के कमेंट कीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट और बेसिक जानकारी दिया जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ते हैं। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।